बैठने बोला। तो जैसे बच्चों हाई स्कूल के एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ रहे हैं और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक भी ट्यूशन नहीं लगाई है या तैयारी अच्छे से नहीं हो पाई है, तो जिन बच्चों को ये लग रहा है कि हम साइंस में पास नहीं हो पाएंगे, अगर वो हमारे 150 क्वेश्चन कर लेते हैं जिसमें से हम 50-50 क्वेश्चन तीनों सब्जेक्टों के रखेंगे, अगर वो 2-3 घंटे की वीडियो देख लेते हैं तो इस बात की गारंटी है कि वो पास ज़रूर हो जाएंगे। और अगर कुछ बच्चे ऑफलाइन कोचिंग लेना चाहते हैं, उनके लिए हमारा कोचिंग एग्ज़ाम की तैयारी बिल्कुल फ्री करा रहा है। चाहे वो बच्चा इंटर में हो, 11th में हो या 10th में हो, वो बच्चे आ सकते हैं, एग्ज़ाम से पहले अपनी तैयारी करा सकते हैं बिल्कुल फ्री में। और अगर और बच्चे को भेजना चाहते हैं, जितने अधिक से अधिक बच्चे आना चाहते हैं वो आ सकते हैं। तो समय बर्बाद नहीं करते हैं, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। तो आज हम इसमें से केमिस्ट्री के 10 क्वेश्चन ले रहे हैं जो आपके सामने स्क्रीन पर हैं। हम एक एक करके इनको सोल्व करेंगे और 5 से 10 मिनट में इनको कवर करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं? अम्लीय वर्षा, अगर इसमें अम्ल लगाया तो इसका मतलब वर्षा का पानी जब अम्लीय हो जाता है उसे हम अम्लीय वर्षा कहते हैं। लेकिन लिखने का तरीका हमारा थोड़ा अलग रहेगा क्योंकि हमें पीएच भी बतानी पड़ेगी, कितनी पीएच पे हम उसको अम्लीय वर्षा का नाम देंगे। तो अगर जलीय वर्षा का, अगर वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है, यदि वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है, नीचे हो जाता है, तो उस वर्षा को हम नाम देते हैं अम्लीय वर्षा। दूसरा क्वेश्चन है जो कई बार पूछा गया है, जसद लेपन। ये हिंदी नाम है और इसलिए बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका मतलब समझ नहीं पाते। इंग्लिश में हम गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, पर इसका मतलब होता है लोहे की चीजों पर जिंक की परत चढ़ाना। लोहे की चीजों पर जिंक की परत चढ़ाना, इसे हम जसद लेपन कहते हैं। ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अमलराज। Fe पर जिंक की परत चढ़ाना। मेरी राइटिंग थोड़ी सी खराब है पहले से ही, इसलिए बच्चे थोड़ा ध्यान से देखेंगे। अमलराज दो अम्लों के मिश्रण को कहते हैं जिसके अंदर HNO3 और HCl 1:3 में मिले होते हैं। यदि HNO3 अम्ल और HCl अम्ल को 1:3 में मिलाया जाए तो इसे हम अमलराज का नाम दे देते हैं, जिसे इंग्लिश में एक्वारेजिया भी कहते हैं। कभी कभी इस क्वेश्चन को सीधे इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करके पूछ लिया जाता है कि एक्वारेजिया किसे कहते हैं, तो डरना नहीं है, सेम क्वेश्चन है, अमलराज या फिर एक्वारेजिया। और कई बार क्वेश्चन ये हो सकता है कि अम्लों का राजा किसे कहते हैं, तब इसका आंसर चेंज हो जाएगा, क्योंकि अम्लों का राजा हम H2SO4 को बोलते हैं, जिसे हम सल्फ्यूरिक अम्ल या गंधक का अम्ल भी कहते हैं। तो एक्वारेजिया यानी कि अमलराज और अम्लों का राजा दोनों अलग क्वेश्चन है। तो अमलराज का उत्तर आएगा सल्फ्यूरिक अम्ल, अम्लों के राजा का आंसर रहेगा सल्फ्यूरिक अम्ल, और अमलराज का आंसर आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है। इसके बाद बात आती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, जिसे इंग्लिश में एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कहते हैं। जैसे नाम से समझ में आ रहा है, इसमें ऊष्मा लिखा है, इसका मतलब ऐसी अभिक्रिया जिनमें ऊष्मा भी निकलती है। तो परिभाषा लिखेंगे कि वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। जिस प्रकार अगर हम बिना बुझे चूने में थोड़ा सा पानी डाल देते हैं तो इनकी क्रिया एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का अच्छा एग्जाम्पल है, और वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, जिसे इस प्रकार लिखा जा सकता है कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे बोलते हैं बिना भुजा हुआ चूना, इसमें थोड़ा सा पानी डालते हैं तो ये रिएक्शन हो जाती है। इसका सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइस प्लस ऊष्मा, हीट, इसमें हीट निकल जाए, इसलिए नाम रखा है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। एक क्वेश्चन हो रहा है जो ज्यादातर इसका दूसरा रूप पूछा जाता है कि
वह धातु कौन सी है जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो उसमें ज्यादातर अब तक जितनी बार पूछा जाता है धातु पूछा जाता है जिसका उत्तर होता है मरकरी। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा चेंज है जिसको बड़े केयरफुली पढ़ना है क्योंकि बच्चा जल्दी में वो गलती कर सकता है, धातु पढ़ सकता है। इसमें हमने अधातु के बारे में पूछा है कि ऐसी अधातु का नाम बताइए जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, और इसका उत्तर क्या है? ब्रोमीन। ब्रोमीन जिसका संकेत Br है, एटॉमिक नंबर 35। तो ये अकेली एकमात्र ऐसी अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। जबकि अगर धातु पूछा जाता है तो इसका आंसर रहता है मरकरी, जो ज्यादातर पूछा जाता है। लेकिन जब ये पूछा जाता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसके बाद एक और क्वेश्चन यहाँ पूछा गया जो कि बहुत बार पूछा जाता है, हमारे डेली लाइफ से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, विकृत गंधिता, जिसे इंग्लिश में रैंसिडिटी बोलते हैं। ये क्या है? जैसे इसमें भी नाम से समझ में आ रहा होगा, विकृत मतलब किसी चीज का रूप बिगड़ जाना और गंधिता मतलब उसकी गंध का बिगड़ जाना। तो विकृत गंधिता में गंध चेंज हो जाती है। लेकिन अगर हम इसकी परिभाषा कहेंगे तो क्या है, जैसे हमारे पास कुछ खाद्य पदार्थ होते हैं जो ऑयली होते हैं यानी तेलीय होते हैं, तो तेलीय और वसीय खाद्य पदार्थ जब लंबे समय तक रखे जाते हैं तो उसमें उपस्थित तेलीय पदार्थ का ऑक्सीकरण हो जाता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और उनकी गंध और स्वाद दोनों चेंज हो जाते हैं, जिसे हम विकृत गंधिता भी कहते हैं। इसलिए हम नाइट्रोजन गैस इसमें भर सकते हैं पैकेटों में और उसमें हवा को निकाल के भरा जाता है। इसलिए क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि चिप्स के पैकेटों में नाइट्रोजन गैस क्यों भरी जाती है? उसका कारण यही है कि विकृत गंधिता को रोकने के लिए, क्योंकि अगर उसमें ऑक्सीजन रहेगी तो ऑक्सीजन क्रिया करेगी तेलीय पदार्थ से और उसकी गंध और स्वाद दोनों बदल जाएंगे। अगर किसी ने कोई नमकीन पुराना पैकेट नमकीन का खा के देखते हैं तो उसमें से अजीब सी गंध भी आती है और उसका स्वाद भी चेंज हो जाता है। तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन गैस भर देते हैं। कई बार कुछ बच्चे या कुछ लोग सोचते हैं कि कंपनी बेवकूफ़ बनाने के लिए इसके अंदर नाइट्रोजन ये गैस भर देती है ताकि पैकेट हमें बड़ा लगे, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे पर्पज विकृत गंधिता को रोकना होता है। इसके बाद आता है सिरके का रासायनिक नाम। सिरके को इंग्लिश में विनेगर बोलते हैं, यानी केमिकल फार्मूला या केमिकल नेम ऑफ विनेगर। इसका रासायनिक नाम एसिटिक अम्ल है, एसिटिक एसिड, जिसका फार्मूला है CH3COOH। लैटिन भाषा में सिरके को एसिटम कहते हैं, इसलिए एसिटम से लिया गया वर्ड है, इसलिए इसका नाम एसिटिक एसिड रखा गया है। इसके बाद आता है हमारा उभयधर्मी ऑक्साइड। उभयधर्मी ऑक्साइड का मतलब है वे ऑक्साइड जिनमें अम्लीय तथा क्षारीय दोनों गुण उपस्थित होते हैं या दोनों के गुण प्रदर्शित करते हैं, उन्हें हम उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। ज्यादातर ऑक्साइड ज्यादातर जो धातुएं होती हैं उनके ऑक्साइड क्षारीय होते हैं तथा अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे तत्व हैं जिनके ऑक्साइड अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार के होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे एल्युमिनियम का ऑक्साइड जिसे हम Al2O3 के रूप में लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र। रासायनिक सूत्र बताना है विरंजक चूर्ण का, या इंग्लिश में केमिकल फार्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, इसे ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। विरंजक के नाम से पता चल रहा है, वी मतलब हटाना, रंजक मतलब रंग उड़ाना, यानी ये रंग उड़ाने का या कम करने का काम करते हैं। और इंग्लिश में भी इसका नाम है ब्लीचिंग, और ब्लीच का मतलब भी यही होता है किसी चीज का कलर उड़ा देना। इसका सूत्र है CaOCl2, CaOCl2। कभी कभी इसका रासायनिक नाम पूछ ले रहे, सूत्र है लेकिन नाम भी पूछ सकते हैं, तो नाम इसका लिखना है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अगर नाम पूछे तो लिखना है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और सूत्र लिखना है तो CaOCl2। इसके बनाने की विधि भी पूछी जा सकती है, हम अगले वीडियो में इसको भी कवर करेंगे, लेकिन अभी बता देते हैं थोड़ा सा। अगर हम चूने के पानी में क्लोरीन गैस को प्रोवाइड करते हैं तो हमारे पास कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड अर्थात ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण हो जाता है। इसके बाद एक और क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास, जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर, कभी कभी 373 केल्विन की जगह 100 डिग्री सेल्सियस भी कह सकते हैं, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस और 373 केल्विन दोनों एक ही ताप है, एक ही के अलग अलग पैमाने पे मान है।
तो अगर हम जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करते हैं तो क्या होता है? तो अगर इसका आंसर देना है तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। इसका आंसर है पीओपी बनता है, पीओपी का निर्माण हो जाता है। लेकिन अगर रासायनिक अभिक्रिया आती है तो उसको भी लिखा जा सकता है। जिप्सम का सूत्र है CaO, Ca कैल्शियम सल्फेट और 2 पानी के अणु लिख दे रहे हैं। उसको गर्म कर देना है 373 केल्विन या 100 डिग्री सेल्सियस, दोनों कुछ भी लिखा जा सकता है। और हमें मिल जाता है पीओपी, जिसका सूत्र है CaSO4 1/2 H2O और इसमें 3/2 H2O को अलग कर देते हैं, जो पानी इसमें से अलग हो जाता है। इसका नाम होता है यहाँ पे पीओपी, जिसका पूरा नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। कई बार इनके यूज भी पूछे जाते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या यूज है वो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो इस तरह हमने अभी मात्र 10 क्वेश्चन देखे केमिस्ट्री के, हम 40 क्वेश्चन और कवर करेंगे अगली वीडियो में। और इस तरह अगर हम 50-50 क्वेश्चन 50 बायोलॉजी से 50 फिजिक्स से कर लेते हैं तो ये समझ लीजिए कि इनमें से तुम्हारा 50% पेपर कवर हो जाएगा और तुम्हारे पास होने की जो एक टेंशन है वो दूर हो जाएगी। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।